बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में टॉपिक नंबर 6.3 एटम के शेल्स के बारे में पढ़ा था। वो रास्ता जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, उस रास्ते को हम लोग शेल्स कहते हैं। शेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लेयर्स में की गई है या डिफरेंट पार्ट्स में की गई है, जिनको हम KLMNOP का नाम, इस तरह के जो है अल्फ़ाबेट्स का नाम हम दे सकते हैं। शेल जिस तरह शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उसका एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है। इसी तरह उसके बाद ये डिफ़ाइन करना भी लाजमी होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 2n⁻², जिसके अंदर हम n की जगह पर शेल नंबर लिखते हैं, यानी कि पहले शेल के अंदर कितने, अगर पहला शेल है तो n की जगह पे 1 पुट करते हैं और अपना उसको सॉल्व करने के बाद उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं वो नंबर हमारे पास आ जाता है। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था कि K शेल में, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, दूसरे शेल में L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और तीसरे शेल M में 18 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें क्वेश्चन था राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ शेल, आल्सो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। इसका आंसर है द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इज इक्वल टू द 2n⁻²। ये आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ से देख के अपना होमवर्क टैली कर लें और उसकी करेक्शन कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6.4 वैलेंसी एंड आयंस। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम। वैलेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट टू लूज, गेन और शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम loses 1 electron, its valency is 1. Fluorine atoms gain 1 electron, its valency is 1. Hydrogen share 1 electron, its valency is also 1. Copper, magnesium, oxygen etc. have valency number 2. The valency of aluminium and nitrogen is 3. The valency of carbon atom is 4. सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। इस टॉपिक में 2 वैलेंसी की डेफिनेशन दी गई हैं, दोनों में से आप कोई सी भी याद कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम, और दूसरी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम वांट टू लूज, गेन एंड शेयर इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये 2 डेफिनेशन है वैलेंसी की, जो दोनों आप जो है वो सेम ही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। आप दोनों में से कोई सी भी याद कर सकते हो। अच्छा जी, कैपेसिटी का मतलब होता है कुव्वत। अच्छा जी, वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी किसी भी एटम की वैलेंसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की कुव्वत होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे एटम के साथ किस तरह से मिल सकता है, कंबाइन हो सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम को दे सकता है या उससे ले सकता है या अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है, इन तीनों में से जितने भी जो भी काम कोई एटम कर सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गिरा देता है, यानी गिरा सकता है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह दूसरे की बात करें, फ्लोरीन जो है वो बाहर से किसी भी एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेल के अंदर रिसीव कर सकता है, तो उसकी भी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो भी किसी भी दूसरे एटम को ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना दे सकता है, इसीलिए उसकी भी वैलेंसी होगी 1। इसी तरह कॉपर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2 मतलब कि ये तीनों जो हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और कॉपर जो है वो किसी दूसरे एटम को ज़रूरत पड़ने पे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने गिरा सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई से भी अपने अंदर रिसीव कर सकते हैं। ये तीनों काम कर सकते हैं। इस दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो कैपेसिटी इनके पास मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी इज़ 2।
इसी तरह अगर एल्युमिनियम और नाइट्रोजन की बात करें तो एल्युमिनियम और नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि वो किसी को दे सकते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन 3 ले भी सकते हैं। ये दोनों काम वो कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन से। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे पाते, इसलिए उनकी वैलेंसी जो है वो 3 है। इसी तरह कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। 4 से ज़्यादा यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ना तो वो दे सकता है ना ही वो रिसीव कर सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी है 4। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयंस एंड एटम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एन आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, कॉपर आयन एक्सेट्रा। व्हेन एन आयन रिलीज इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम अ पॉजिटिव आयन और कैट आयन। When an atom absorbs one or more electron in an outermost shell, the number of electron increases. It become a negative ion or an ion. Positive ions and negative ion attract each other to form compound. अच्छा जी, आइंस इसमें 3 डेफिनेशन है, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आइन की डेफिनेशन है, एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आइन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट होगी। व्हेन एन एटम रिलीज इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन मोर देन द इलेक्ट्रॉन, इट बिकम अ पॉजिटिव आइन और कैट आइन। ये दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन इसी के आगे से स्टार्ट होगी। व्हेन एन एटम एब्जॉल्व वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इज बिकम अ नेगेटिव आइन और एन आइन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन, यहाँ पे जो बात हो रही है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हो रही है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। वो एटम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होने की वजह से दोनों के चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ कट हो जाते हैं, दोनों के साइन कट हो जाते हैं। इसीलिए एटम जो है दोनों का असर नहीं रहता, ना पॉजिटिव का रहता है ना नेगेटिव का रहता है, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा वो एटम जिनके ऊपर कोई किसी ना किसी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम आइंस कहते हैं। अगर तो कोई चार्ज नहीं है तो उनको हम सिंपल एटम कहेंगे, लेकिन अगर एटम्स के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो उनको हम आइंस कहते हैं, जैसा कि सोडियम आइन, क्लोरीन आइन, ऑक्साइड आइन, कॉपर आइन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आइंस को उन्होंने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक है कैट आइन, दूसरा है एन आइन। कैट आइन क्या होता है? उन्होंने कहा अगर कोई एटम अपने सबसे बाहर वाले शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, यानी कि अपने एटम में से निकाल देता है, तो उसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्ज हैवी हो गया, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द कैट आइन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम है, आप लोग एटम ले लो, एक ऐसा एटम ले लो जिसके 2 जो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। उस एटम ने, फॉर एग्जांपल आप लोग ऑक्सीजन ही ले लें, ऑक्सीजन के दो एटम के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 प्रोटॉन होने की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद अब सेम होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में से निकाल देता है तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2 प्रोटॉन रह जाएंगे। तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो वो जो आयन होगा वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा, यानी कि कैट आयन कहलाएगा। इसी का बिल्कुल इन्वर्स है एन आयन। एन आयन क्या होता है? एन आयन में जब कोई एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जज्ब कर लेता है,
कोई भी किसी भी दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, अपने सबसे बाहर वाले शेल में जज़्ब कर लेता है, तो उसके ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद कम हो जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो उसको हम एन आयन कहेंगे, नेगेटिव चार्ज आयन कहेंगे। इज़ इट क्लियर? इसी की एग्जांपल आप ऑक्सीजन से ही ले लें, जैसे अभी मैंने आपको कैटाइन में बताई है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक उसने दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। लेकिन उसका इन्वर्स है कि अगर 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से एब्जॉर्व कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन अब 3 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 प्रोटॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी और प्रोटॉन की तादाद कम हो गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो जो चार्ज ज़्यादा होगा वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उस आयन को हम एन आयन कहेंगे या नेगेटिव चार्ज आयन कहेंगे। उसके बाद लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कि वो एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है या और वो आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, दोनों आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, यानी कि कैटाइन और एन आयन जो होते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और दोनों मिलकर कंपाउंड बना देते हैं। नंबर 15 हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों को लेक्चर नंबर 15 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जो कि आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन आयन, हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में से ढूंढ के लिखना है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में हम लोग इसी टॉपिक के नीचे टेबल 6.1 दिया हुआ है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।